नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ते हैं विविध। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो ये हो जाएगा तिब्बत। चीन की बौद्ध परंपरा में बौद्ध भिक्षुओं की ध्यान स्थली और तपस्वी होने के कारण चीन तिब्बत को अपने पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। बी है, पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। सी है, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। डी है, एक से अधिक। और ई है, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच शांति एवं व्यापार के पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत या औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया गया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न थे। पहला है, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग और लाभ को बढ़ावा देना, और पांचवा है, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। स्पष्ट है कि पंचशील सिद्धांत भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। इसी सिद्धांत में भारत की शांति एवं अहिंसा आधारित विदेश नीति की भी झलक मिलती है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? इसमें हो जाएगा, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। बी सही हो जाएगा। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने के लिए एक व्यापक भाषा एटलस को बनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय द्वारा संपूर्ण भारत में एक भाषाई सर्वेक्षण की योजना बना रहा है। इस प्रकार से यह भारत का लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अगला है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, इसे बोलते हैं डेजर्टी पोलस। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार। ऑपरेशन वर्गा एक भूमि सुधार आंदोलन था जो पूरे पश्चिम बंगाल के इलाकों में बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन वर्गा 1978 में शुरू किया गया था और 1980 के दशक के मध्य तक समाप्त हो गया था। किसानों के हितों के रक्षा के लिए जमींदार नियमित रूप से अपने किराएदारों या वर्गादारों का शोषण करते थे, या तो उन्हें फसल के मौसम से ठीक पहले बेदखल कर देते थे तो उन्हें कम हिस्सा देते थे। वर्गादारों के हितों की रक्षा करने और जमींदारों के द्वारा बेदखली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाम मोर्चा सरकार ने 1978 में वर्गा अभियान शुरू किया था। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, इसमें हो जाएगा वातावरण से संबंधित जन जागरूकता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार अमेरिका के कॉलेज परिसरों में 1970 में मनाया गया था।
पृथ्वी दिवस के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी हो रहा है। अगला है, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? ये कोरापुट जिले में स्थित है। ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, वह कोरापुट जिले में स्थित है। यह जंगल 300 हेक्टेयर सीमांत क्षेत्रों को कवर करता है और स्थानीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से पूजनीय है। अपने पवित्र उपवनों के साथ साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। भारत का पहला VHS बंगलुरु कर्नाटक में नल्लूर इमली ग्रोव भारत का पहला जैव विविधता स्थल था, जिसे 2007 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मल्लिका साराभाई संबंधित हैं, तो हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से। मल्लिका साराभाई एक शास्त्रीय नृत्यांगना हैं जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य करती हैं। इनके माता पिता मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई हैं। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश प्रति वर्ष अप्रैल माह में स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। इसमें हजारों स्वदेशी लोग ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में मिलने की यात्रा करते हैं, ताकि सरकार से उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की जा सके। लैंडसॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो हो जाएगा जर्मन स्कूल। लैंडसॉफ्ट विचारधारा जर्मन स्कूल में संबंधित है। 19वीं सदी के अंत में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा विकसित यह विशेष रूप से भूदृश्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? तो हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को है। वे कवि, उपन्यास और लेखक थे। वे आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे। जंजीरा का फकीर इनकी प्रमुख कविता है। अगला है, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी। अगला है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? तो हो जाएगा 1676 mm। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज 1676 mm या 1.676 मीटर होती है, जबकि मीटर गेज व छोटी लाइन की चौड़ाई 1.0 मीटर और 0.76 मीटर होती है। अगला है, भाला फेंकने वाला कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों खिताब है? तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा। भाला फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ष 1920 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते और वर्ष 2023 में हंगरी बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर इतिहास रच दिया। अगला है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो हो जाएगा लगभग 5 लाख।
सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक लगभग 5 लाख तक भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। SARS-CoV-2 कोविड-19 नामक वायरस के फैलने वाली बीमारी है। भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो ये है वसुधैव कुटुंबकम। भारत में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 व 10 सितंबर 2023 को किया गया। इस सम्मेलन का ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। इसमें अफ्रीकन यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रसिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। G7 ग्रुप ऑफ 7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोप संघ की भी शामिल है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की थी। अगला है तेल सिल्क क्या है? तो हो जाएगा समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। तेल स्लिक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल का पानी में रिसाव के कारण होता है। अगला है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा विशालकाय पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह विशालकाय पांडा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्माश ट्रस्ट के रूप में हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा 22 मार्च को। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। जल के महत्व को उजागर करने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1992 में प्रस्तुत किया गया था। पहली बार इसे साल 1993 में मनाया गया था। 31वां विश्व जल दिवस 2024 की थीम शांति के लिए जल का लाभ उठाना है। आगे है जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो हो जाएगा 15 नवंबर 2021। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिन भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी मिली। अगला है दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं तो हो जाएगा एकात्म मानववाद के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं। वे एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन एकात्म मानववाद का उद्देश्य एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। इनका जन्म सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। हो जाएगा शेखर पाठक।
द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक शेखर पाठक इतिहासकार वन संरक्षण इतिहासकार वन संरक्षण द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक को वर्ष 2022 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए व एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हो जाएगा 4 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2024 के विश्व ब्रेल लिपि दिवस की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। आगे है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो पहला है, इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ। बी ऑप्शन है, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई। सी है, इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ। डी है, एक से अधिक। ई है, कोई नहीं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी की शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की गई थी। अगला प्रश्न है, अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे है, अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। इस राज्य सरकार के द्वारा इस पहल को अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था। इस डाटाबेस के निर्माण के समय से अब तक कुल 150 अज्ञात शवों के DNA सैंपल का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो यह है PM पोषण योजना। ए सही है। आगे है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। वर्ष 2021 में इस योजना का नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करना व प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं? तो हो जाएगा साजी केवी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसके वर्तमान यानी 2024 अध्यक्ष साची केवी हैं। उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया था। अगला है, ONGC के अध्यक्ष हैं? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ONGC सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। इस कंपनी को वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। 2010 में महारथ कंपनी का दर्जा दिया गया था। ONGC के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। अगला है, समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नई दिल्ली। आगे है, समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा हेग।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग जो नीदरलैंड में है स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। वर्तमान में यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। दूसरा है चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। 3 है चंद्रमा पर यान उतारने वाले देश की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। इसमें सही हो जाएगा केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 3, जिसमें ये 3 बस सही है। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है जो 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश है, जबकि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? तो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 से प्रक्षेपित किया गया तो कहाँ से? तो हो जाएगा श्री हरिकोटा से। आगे है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो हो जाएगा राम सुतार। दिसंबर 2022 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित की गई। इस प्रतिमा का अनावरण भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेसन द्वारा की गई। यह प्रतिमा प्रतिष्ठित शिल्प पद्मश्री से सम्मानित राम तुषार द्वारा निर्मित की गई है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। ध्यातव्य है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? ये हो जाएगा भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट या भारत गौरव परियोजना का उद्देश्य भारत की चुराई गई विरासतों को वापस लाना। इस प्रोजेक्ट की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट
कला प्रेमियों का एक गैर लाभकारी समूह है जो चोरी हुई भारतीय कलाकृतियों को ट्रैक करने और उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखीय सामग्री, सोशल मीडिया और वकालत का उपयोग करता है। प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? किसकी मापन इकाई है? दिया जाएगा भूमि की वहन क्षमता। प्रमाणिक पोषक इकाई भूमि की वहन क्षमता की मापन इकाई है। वहन क्षमता किसी भौगोलिक क्षेत्र के परितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस परितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हो जाएगा दीघा, पश्चिम बंगाल। भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल के दीघा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा में मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो हो जाएगा ग्रेड 6। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ग्रेड 6 से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। NEP 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक अनुभव प्राप्त होगा। प्रत्येक बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम एक व्यवसाय सीखे और कई और व्यवसायों से परिचित हो। NEP 2020 में कहा गया है कि व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं होगा। स्कूली छात्रों के पास वर्ष में 10 बैगलेस दिन होंगे जिसके दौरान उन्हें अपनी पसंद के व्यवसाय से अवगत कराया जाएगा। यह ग्रेड 6 से 8 तक के अनुभवात्मक व्यावसायिक शिक्षण द्वारा पूरक होगा। अगला प्रश्न है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 सही हो जाएगा। खेल के संदर्भ में निम्न जोड़े सही सुमेलित हैं। वीनस रोज वाटर डिश हो जाएगा विंबलडन ट्रॉफी महिला के लिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला, ये डॉफ्ने अखोर्स्ट मेमोरियल कप, फ्लशिंग मीडोज US ओपन है, रोलैंड गैरोस यह है फ्रेंच ओपन। अतः उपयुक्त विकल्प में 2 और 4 सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। एक तरफ दिया है जूते या फैशन सहायक सामग्री और दूसरी तरफ उसका विवरण दिया हुआ है। तो बेरेट हो जाएगा एक प्रकार की टोपी। स्टिलेटोज यह है महिलाओं के जूते का एक प्रकार। एविएटर्स एक प्रकार का धूप का चश्मा है। चिगनोन एक प्रकार का केश विन्यास। ब्रॉक क्या है? तो पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। आगे है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। दूसरा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 3 है, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। 4 है, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका 2, 3 और 4 सही है। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। व्हाइट हाउस का पता 1600 पेंसिल्वेनिया
एवेन्यू है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक विनाश और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने। जॉन एडम्स संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये हो जाएगा येवगेनी प्रिगोझिन। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया येवगेनी प्रिगोझिन थे। हाल ही में एक विमान हादसे में इनका निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। अगला है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 है वैश्विक GDP का लगभग 85%, 2 है वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, 3 है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। उपयुक्त में से कौन सा आंकड़े सही है? तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। G20 सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85% तथा विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी लगभग 75%। उल्लेखनीय है कि 9 तथा 10 सितंबर 2023 को 18वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस दौरान सदस्य देशों द्वारा अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसकी स्वीकृति के पश्चात G20 को अब G21 के नाम से जाना जाएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? ये हो जाएगा 1948 में। श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 ईस्वी को मिली थी। श्रीलंका ने ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। इसके बाद वर्ष 1972 में श्रीलंका गणतंत्र बना। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 1801 में। आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 1801 में मिलाया गया। भौगोलिक रूप से उत्तरी आयरलैंड का तथा राजनीतिक रूप से यूके का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो हो जाएगा जीन जैक्स रूसो। फ्रांस के जीन जैक्स रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 1962 में लिखी गई थी। इनका जन्म जिनेवा में 28 जून 1712 में हुआ था। इनमें से कौन विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो यह जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कार्ल मार्क्स हेगेल के विचार से प्रभावित था। इसने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? पहला दिया है संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, बी है सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, 3 है साक्षरता एवं शिक्षा विकास, 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना का सामाजिक सुधार तथा आर्थिक विकास और साक्षरता एवं शिक्षा विकास, यह सभी भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में एक से अधिक सही है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? ये हो जाएगा मलोका। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को मालोका कहा जाता है। इसकी छत तिरछी खड़ी ढाल की होती है। अमेजन बेसिन एक विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश हैं। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों में चौथा स्थान है। ध्यातव्य है, देश के राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6.10 लाख है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो यह हो जाएगा एक से अधिक। नाटो का विस्तृत रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड मार्च 2023 में बना। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो हो जाएगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। मेघ गर्जन तड़ित बोल्ट के आसपास हवा की तेजी से विस्तार के कारण होता है, अर्थात मेघ गर्जन तड़ित के कारण होता है। तड़ित बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की धारा है। मेघ गर्जन के समय कोई भी खुला स्थान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे स्थान सुरक्षित नहीं है। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलना किसी भी दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि तड़ित धातु से बनी वस्तुओं पर आघात कर सकती है। यदि आप बाहर हैं तो छोटे वृक्ष के आश्रय लेना अपेक्षाकृत सुरक्षित है। किसने कहा, अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, यह दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन है। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, एकात्म मानववाद विचारधारा के समर्थक और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत थे। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो यह हो जाएगा एक से अधिक। रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से साम्यवाद का यूरोप, पूर्वी व दक्षिण एशिया तक प्रसार बढ़ा। इसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के साम्य दल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। साथ ही मार्क्सो ने
मॉस्को में 1919 में द कॉमिंटर्न व पूर्व के लोगों का 1920 में सम्मेलन होना इसी का परिणाम था। अगला प्रश्न है, ये आगे प्रश्न नहीं है, बाकी सब समाप्त हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके सामान्य गणित और तर्क शक्ति। इसे मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाऊंगी तो उसमें सॉल्व करवाते चलेंगे। 1 से 8 तक के और 6 से 8 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।